हेलो स्टूडेंट। मैं जो है क्लास 6 का एक पर्टिकुलर चैप्टर जस्ट इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल के कॉन्सेप्ट को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं, और एंगल का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लॉक के सेंस में और डायरेक्शन के सेंस में, दोनों के सेंस में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है ये है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है। सो हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जो है वो एंगल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके यूज़ को सिखाया गया है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें स्केल और डिवाइडर, और सेकंड एक्सरसाइज में जो है वो एंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। एंगल जो है हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी और डिवाइडर से भी। तो इसमें जो मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो प्रोटेक्टर वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है। डिवाइडर वाले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप अगर बेसिकली आप देखिए तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है वो इस शेप में होता है, और आप अपने प्रोटेक्टर में देखिए कि जो एंगल मेजर करने का पार्ट है वो दोनों तरफ है। देखिए इसके लोअर पार्ट में आप देखिए तो ये 0 से लेकर 180 तक जा रहा है, और अपर पार्ट में जो है वो फिर फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज ये 0 से लेकर 180 तक जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग इस दोनों का यूज़ समझेंगे कि ये दोनों एंगल हम लोग कब रीड करेंगे, इस पार्ट को हम लोग समझेंगे। बट इसके पहले जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जो एंगल पढ़ा था उसको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो आप अब देखिए कि आपके जो जस्ट एक मैं क्लॉक का एग्जांपल ले ले रहा हूँ। ठीक है। ये जो आपका क्लॉक है इसमें एंगल हमने बहुत टोटल 7 टाइप्स के पढ़े थे। एक जीरो एंगल, तो देखिए जीरो एंगल का मतलब क्या है, जस्ट आपका जो प्रोटेक्टर है वो मूव नहीं किया है। यानी कि अगर हम इस प्रोटेक्टर के सेंस में देखें तो ये जो एंगल है वो मेरा अभी 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री है, यानी कि हम मेरा जो एक क्लॉक दो हैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, दो हैंड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना। लेकिन जैसे ही एक हैंड मूव करने लगेगा, एक आर्म, अगर एंगल के सेंस में हम देखें तो मेरा एंगल क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए मेरा एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो एंगल कब क्रिएट होगा, जब दो आर्म के बीच में स्पेस होगा। यहाँ पे ये दोनों आर्म है मेरा, एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है। ठीक है। तो दोनों आर्म के बीच में जब स्पेस क्रिएट होगा तो एंगल बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहला एंगल जो हमने पढ़ा था वो जीरो एंगल पढ़ा था। इसके बाद जो एंगल हमने पढ़ा था घड़ी के सेंस में, जैसे ही दूसरा आर्म मूव करने लगेगा, दूसरा हैंड मूव करने लगेगा, तो देखिए आपके एंगल बन रहे हैं। अब जो हम लोग मूव कर रहे हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल घड़ी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। ये जो मूवमेंट है ये घड़ी का डायरेक्शन का मूवमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे 12 पे जब दोनों हैंड एक साथ हैं तो एंगल मेरा कितना होगा, 0। लेकिन जैसे ही एक हैंड मूव करने लगेगा तो एंगल मेरा बन रहा है। और नाउ यू कैन स्टडी, जो मेरा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है, 40.84 है, 42 43.11 है। एंगल मेरा 90 से छोटा है, तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। यानी वो एंगल जो हमारे 90 डिग्री से छोटा है और 180 से 0 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इस तरह का सारा एंगल, ये एंगल हो गया, या फिर आपका ये एंगल हो गया, है ना, या फिर ये एंगल हो गया। ये सारे एंगल हमारे क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लेकिन जब मेरा एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री आपका क्रिएट हो गया, है ना। ये एंगल मेरा कितना हो गया, 90। तो इस वक्त जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, है ना। राइट एंगल का मतलब है कि दोनों आर्म के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो राइट एंगल का जो नोटेशन था वो मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल का जो नोटेशन होगा वो इस तरह का होगा, है ना। ये जो नोटेशन है ये राइट एंगल का नोटेशन है।
इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और थर्ड एंगल जो हमने पढ़ा था वो था एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है। अब आप देखिए एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल क्या हो रहा है, ये एंगल मेरा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अभी भी ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। सो वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जब एग्जैक्टली 180 डिग्री, नाउ यू कैन जस्ट सी दिस पार्ट कि ये एंगल मेरा एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्यों, यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा वो बिल्कुल सीधा बन रहा है ना। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सो हम लोगों ने देखे जीरो एंगल, दूसरा वो एंगल जो इसके बीच में बन रहा है ना। तो इस तरह के सारे एंगल मेरे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। और फिर एंगल मेरा कैसा बना, ऐसा। सो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, फिर मेरा एंगल बना 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो इस तरह के जो सारे एंगल होंगे ये मेरे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक्यूट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है और स्ट्रेट एंगल क्या है। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब एंगल मेरा 180 पर आ गया तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल हो गया। आप बिल्कुल देखिए सेमी सर्कल है। अब जो एंगल है वो मेरा 180 से बड़ा है, मेरा जो एंगल है ये 180 से बड़ा है, 203 है, फिर 215, 216, 230, 43, 180 से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल मेरा बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अब ऐसे मेजर नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमें एंगल को कैसे मेजर करना है, हमें एंगल को मेजर करना है ऐसे, तब ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं ना, अगर आप एंगल ऐसे मेजर करेंगे तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये गलत है। क्योंकि हम लोगों ने एंगल को मेजर जो कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एंगल मेरा होगा ये मेरा कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे अगर मेजर करेंगे तो ये एक्यूट है, बट अगर ऐसे आप मेजर करेंगे तो ये रिफ्लेक्स है। तो हम लोग अभी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज सेंस में मेरा ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखते तो ये एंगल मेरा क्या होता, एक्यूट। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो हम लोगों ने ये सिक्स्थ एंगल देख लिया, और आखिरी एंगल जो हमारा है वो है कंप्लीट एंगल। जब हमने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, है ना, एक रोटेशन जब कंप्लीट कर लिया तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या होगा, कंप्लीट एंगल। सो वन रोटेशन का मतलब क्या है, वन रोटेशन का मतलब है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस, सॉरी, सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, और वापस अगर सी पर आ गया तो मेरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, एक रिवॉल्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया, एक रोटेशन भी हम बोल सकते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने जीरो एंगल, फर्स्ट एंगल, एक्यूट, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, सॉरी, फिर से मैं एक बार कर दे रहा हूँ, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारा रिफ्लेक्स है, और कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट पार्ट, इसमें मैं आपको जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ। ये जो 12, 6 और 9, 3 है, ये सर्कल को जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप बोलेंगे कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्यों काउंट किया, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी लिख सकता था, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी लिख सकता था। बट अब आप देखिए कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 12 से है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 12 से है, तो इसीलिए, और हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो ये वाला पोर्शन होगा ये मेरा पहला क्वाड्रेंट होगा, फिर दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट।
ठीक है, तो हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इसलिए हमको उसके हिसाब से क्वाड्रेंट का नाम देना पड़ेगा। सो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक क्लॉक को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिस ऑन दिस लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, है ना। और क्वाड्रेंट का मतलब एंगल के सेंस में कितना है, 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिए। ये भी 90, ठीक है। फिर एक और 90 मिल गया, तो दो क्वाड्रेंट मिल गए, कितने बन गए, 180। दो क्वाड्रेंट मिल गए, कितने बन गए, 180। ये सारा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं जस्ट एक बार फिर से डायग्राम की मदद से दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट 180, 90, और जैसे ही हम दूसरे क्वाड्रेंट को भी कर लिए तो दो 90 एक साथ आ गए। इसका मतलब है ये 180 डिग्री, टू राइट एंगल, ठीक है। सो दो राइट एंगल एक साथ आ गए। तो इस यहाँ से यहाँ तक जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे, 1/4। इसको फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे, 90 डिग्री को फ्रैक्शन में 1/4 बोल सकते हैं। और ये 180 डिग्री को फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे, हाफ। अब ये मेरा एक और राइट एंगल को अगर ले ले तो तीन राइट एंगल आ गए इस केस में। सो तीन राइट एंगल का मतलब हो गया 270 डिग्री। और 270 डिग्री को अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो 270 डिग्री फ्रैक्शन में मेरा हो जाएगा 3/4। और लास्टली जब मेरा एंगल पूरा एक कंप्लीट कर लेगा, एक रोटेशन, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है ये पूरा, तो इस वक्त ये मेरा 1 पूरा हो गया। तो मेरा फ्रैक्शन क्या क्या हो गया, 1/4 90 डिग्री, 1/2 180 डिग्री, 3/4 270 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और इस वक्त हम जो एंगल अपना मेजर कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। अब आप देखिए कि जो मेरा एंग क्लॉक है वो चार नहीं, टोटल 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मेरा जो क्लॉक है वो टोटल 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ये सारा मार्क कर दूं तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये मेरे एक्चुअली 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, है ना, तीसरा, चौथा, मैं सारे पार्ट को कर दे रहा हूँ। सो जो मेरा क्लॉक है वो एक्चुअली में 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है ना। सो अब आप देखिए 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो फ्रैक्शन वाइज ये कितना होगा। तो फ्रैक्शन वाइज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 12 इक्वल पार्ट है तो ये मेरा पहला पार्ट कितना हो जाएगा, 1/12। ये दो पार्ट अगर ले लेंगे, ये पहला पार्ट 1/12, दूसरा पार्ट 2/12, है ना, तीसरा पार्ट 3/12, और ये 3/12 जो है एक्चुअली में 1/4 के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इसी तरफ चार पार्ट ले लेंगे तो 4/12, 4/12, है ना, 4/12, 5/12, ऐसे हम सारे पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दो जस्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया कि जो मेरा एक मिनट हैंड है, फॉर एग्जांपल मिनट हैंड मेरा मान लेते हैं कि वो यहाँ पे मैं सारे नंबर को लिख दे रहा हूँ, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरा जो मिनट हैंड है
वो अगर 2 पर है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो 3/12 या 1/4, मैं बोलूँ 1/4 फ्रैक्शन में, अगर ये 1/4 फ्रैक्शन मूव करता है तो इनिशियली ये 2 पर है, 1/4 फ्रैक्शन अगर ये मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा। तो अब आप देखिए कि 1/4 का मतलब मैंने आपको बताया 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इसको बनाना पड़ेगा। सो अब आप देखिए कि 90 डिग्री अगर ये बना रहा है ना, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री देखिए इस पोर्शन में बनेगा। 90 डिग्री ये कैसे बनेगा, यहाँ पर है मेरा क्लॉक और यहाँ से मूव करेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये एक्चुअली एंगल मेरा 12 के साथ मेजर हो रहा है, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ये हाइड कर दे रहा हूँ मैं इसको एक्चुअली, है ना। ये मेरा एंगल 2 पर है और 1/4 अगर मूव करेगा तो कितना पार्ट उसको मूव करना पड़ेगा, 3 पार्ट। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी कि उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो 5 पर होगा, है ना। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। और 1/4 90 डिग्री है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और भी बताया है कि देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहा है तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए उसको हमेशा 2 नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री अगर उसको बनाना है तो उसको हमेशा 2 नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं। देखिए 12 से लेकर अगर वो 3 पर आ रहा है तो उसको 1 और 2 क्रॉस करना पड़ रहा है। तो अगर उसका पोजीशन 2 पर है और 90 डिग्री अगर उसको बनाना है तो उसको 3 और 4 को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो 5 पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो प्रोटेक्टर का पार्ट है। प्रोटेक्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये आपका प्रोटेक्टर है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ ताकि आप अपने बुक में, कॉपी में कैसे आप अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक एंगल है। ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोटेक्टर का यूज़ करना है तो अब आप पहले ये देख लीजिए कि आपका एंगल कैसे है। आपका देखिए एंगल रे ऐसे है। ठीक है, तो ये दोनों आर्म है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये वर्टेक्स पे आना चाहिए। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आपको रखना है, वर्टेक्स पे। और ये वाला लाइन जो है आपको एक लाइन के साथ मैच कराना है। आप इसके साथ भी मैच करा सकते हैं, इसके साथ भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका यूज़ भी कर, एक्चुअली इसका यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका, इस ऐप का ये पार्ट नहीं है। इसका प्रोटेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। ठीक है, इसका प्रोटेक्टर ऐसा दिखता है। तो मैंने क्या बोला था, इसका जो ये प्रोटेक्टर का बीच वाला पार्ट है वो वर्टेक्स पे होना चाहिए और लाइन को आपको मैच करा देना है। और इसके बाद आपको देखना है कि दूसरा वाला लाइन किस एंगल के साथ मैच कर रहा है। तो आप देखिए दूसरा वाला लाइन जिस एंगल के साथ मैच करेगा तो उस वक्त आपको एंगल को जस्ट रीड कर लेना है ना। ये वाला लाइन इसके साथ मैच कर गया, दूसरा वाला ये वाला लाइन आपको देखना है कि इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, या इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ मैच कर रहा है वो आपको देखना है। उसके बेसिस पे आप एंगल को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए कि अगर मैं इस प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से वर्टेक्स पे रख दिया मैंने, दूसरा वाला लाइन लाइन के साथ मैच कर गया। अब देखता हूँ कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो 34 डिग्री बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि मेरे एंगल का जो मेजर है वो 34 डिग्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर जो है, हमारा प्रोटेक्टर बिल्कुल इसके साथ ही है, इसके जैसा ही है। ठीक है, आप देखिए इसका ये वाला पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है, दोनों पॉइंट। और देखिए ये अब यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कब हम नीचे वाले एंगल को यूज़ करेंगे, कब ऊपर वाले एंगल को यूज़ करेंगे। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी ऐसे मेजर करना है,
तो आप हमेशा ये नीचे वाले पार्ट का यूज़ करेंगे। तो नीचे वाला पार्ट कब यूज़ करेंगे? जब आपको एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपको एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी अगर मान लीजिए एंगल ऐसा होता, अगर एंगल ऐसा होता तो ये वाला लाइन इसके साथ मैच करता, ये वर्टेक्स यहाँ पे रखते, तो आपको एंगल अब कैसे मेजर करना होता? क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल आपको क्लॉकवाइज मेजर करना है तो आपको तब जो है ऊपर वाले पार्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप एंगल क्लॉकवाइज मेजर करना चाह रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मेजर करना चाह रहे हैं तो आपको नीचे वाले नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा, नीचे वाले एंगल्स को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ऊपर वाले एंगल को, एंटी क्लॉक के लिए नीचे वाला पार्ट और क्लॉकवाइज के लिए ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रोटेक्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिवाइडर का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से आपको एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अ, अपने क्लॉक में हम कैसे एंगल्स और फ्रैक्शन को रिलेट करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मैं जस्ट आखिरी पार्ट जो है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये है हमारा जो आखिरी पार्ट है वो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। सो अगर आप डायरेक्शन को जस्ट देखना चाहें, जस्ट अ मिनट। सो डायरेक्शन के सेंस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये साउथ होता है, और ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो आप देखिए डायरेक्शन में भी सारे डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब आपको ये देखना है कि आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसके हिसाब से हम जो है अपने पोजीशंस को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्री पहले आएगा ईस्ट में, फिर 180 डिग्री का मतलब है साउथ, 270 डिग्री का मतलब है वेस्ट, और 360 का मतलब है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 90 डिग्री में वेस्ट आएगा, 180 डिग्री में साउथ आएगा, 270 में ईस्ट आएगा, और 1 कंप्लीट रोटेशन में नॉर्थ आएगा। फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं ये 1/4 90 डिग्री, अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हाफ जो है वो मेरा कब आएगा? 180 डिग्री में। और 3/4 कब आएगा? 270 डिग्री में। और जब एक कंप्लीट रोटेशन लगा लेंगे तो 360 डिग्री, और इस वक्त एक कंप्लीट रोटेशन मेरा हो जाएगा। सो डायरेक्शन के सेंस में भी आप एंगल को समझ सकते हैं और फ्रैक्शन को भी समझ सकते हैं। आई होप मेरे ख्याल से फ्रैक्शन, एंगल, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको